हो गया नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। आज हम लोग को पढ़ना है कि जब एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर। तो कहने का मतलब है कि दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट अगर स्केलर होता है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट अगर वेक्टर होता है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो पहला जो हम लोग को पढ़ना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर यानी टॉपिक का नाम हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए वेक्टर। इसके अंतर्गत दो टॉपिक हैं। पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा नाम है इसका डॉट प्रोडक्ट। अब यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं ये हम लोग को जानना है। तो जब दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन multiplication of two vector, when multiplication of two vectors results into a scalar quantity, then multiplication is known as scalar multiplication और डॉट प्रोडक्ट। अब सिंबॉलिक इसका देखिए कि मान लो कि यह एक वेक्टर ए है और यह दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का इस ढंग का मल्टीप्लिकेशन हो गया कि रिजल्टेंट जो हो गया वह सी है, या वेक्टर नहीं है इसलिए इस पे एरो नहीं देंगे। इसका मतलब हुआ कि ए के साथ ए के पास जो है यह मैग्नीट्यूड भी है और थीटा भी है, यानी कि मैग्नीट्यूड है और थीटा यानी डायरेक्शन है। बी के पास भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, लेकिन सी के पास जो है केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, और इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू सी। केवल इक्वल टू सी बोलेंगे, वेक्टर सी नहीं बोलेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर देखिए कि इस तरह से हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करते हैं। अब एक चीज हम लोग को यहाँ जानना है कि इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन को क्यों डिफाइन करते हैं, क्या पर्पस है, और इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया कि रिजल्टेंट अगर स्केलर होगा तो हम लोग स्केलर बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी यह नेमिंग हो गया, टर्मिनोलॉजी हो गया। अब हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। सो देखिए डेफिनेशन, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन अब हम लोग को जानना है। तो डेफिनेशन के लिए हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी cos theta, where theta is angle between वेक्टर A एंड B, A और B के बीच का एंगल है। तो यह हमारा डिफाइन होता है A डॉट B। अब हम लोग को यह जानना है कि यह डिफाइन करते क्यों है, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है कोई सरफेस ले लेते हैं,
और इस सरफेस पे यहाँ पर कोई एक बॉडी है। अब इस बॉडी पर हम लोगों को फोर्स लगाना है। तो देखिए फोर्स जो है तिरछा लगा रहे हैं इस बॉडी पे, तो यह फोर्स लगाने के कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स का कितना इफेक्ट पड़ा फोर्स लगाने का कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट डेवलप हो गया, तो ये टोटल इफेक्ट फोर्स का हम लोग को मेजर करना है। अब फोर्स का कौन सा इफेक्ट मेजर करना है, तो फोर्स लगाने से बॉडी में जो ट्रांसलेशनल मोशन डेवलप हुआ है, ये कितना ट्रांसलेशनल इफेक्ट बॉडी में डेवलप हुआ है, ये हम लोग को पता करना है। पर्पस हम लोग का है इफेक्ट ऑफ फोर्स फॉर द ट्रांसलेशनल इफेक्ट। तो हम लोग कह सकते हैं ट्रांसलेशनल इफेक्ट के लिए दूसरा जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ऐसे अगर देते हैं तो इसको पुश बोलते हैं, और बॉडी को ऐसे अगर खींच रहे हैं तो इसको पुल बोलते हैं। दोनों ही फोर्स है। तो किसी भी फोर्स का पुश और पुल इफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो है हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड to find push and pull effect, एंड भी लिख सकते हो और भी लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं ट्रांसलेशनल इफेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह मान लो कि यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ पर फिक्स कर दिए और यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, देखिए तो यह फोर्स लगने से बॉडी जो है ट्रांसलेशनल मोशन बॉडी में डेवलप नहीं हुआ, रोटेशनल मोशन बॉडी में डेवलप हो गया। तो अगर फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इफेक्ट को मेजर करना हो तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, और किसी फोर्स का बॉडी पर ट्रांसलेशनल इफेक्ट मेजर करना हो यानी पुश एंड पुल इफेक्ट मेजर करना हो तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। अब यह डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देखिए, यह जो डिफाइन हम लोग किए हैं इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉरी, तो यह जो एग्जाम्पल हम लोग यूज करते हैं इसके लिए वह एग्जाम्पल है वर्क। इसको हम लोग W से डिनोट करेंगे। यह हो गया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F S cos थीटा। तो यह जो वर्क को डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अब मान लो कि यहाँ पर कोई सरफेस है, एक बॉडी है, मास M है, यह बॉडी A पोजीशन पर है। इस बॉडी पे हम लोगों ने फोर्स लगाया F, जिसके कारण यह बॉडी जो है अब यहाँ आ जाएगी। यह A पोजीशन से B पोजीशन पे बॉडी गया और यह एंगल जो है थीटा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए बॉडी का S। तो इस फोर्स का ट्रांसलेशनल इफेक्ट हम लोग को मेजर करना है। जैसे मान लो स्प्रिंग से इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं और खींच करके बॉडी A से B पोजीशन पे आ गया, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इधर देखिए। तो फोर्स का कंपोनेंट अगर यह हम लोग निकालते हैं तो फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यह हो जाएगा हमारा F cos थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कंसेप्ट से F को रिजोल्व करती है इसके डायरेक्शन में। इस पॉइंट को C आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर W को हम लोग लिख सकते हैं, S को अगर बाहर कर दिए इंटू F cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी S, फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह हम लोग डिस्प्लेसमेंट का भी फोर्स पे कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली करके हम लोग लिख सकते हैं इसी बात को। W को अगर फोर्स को बाहर निकाल लिए तो S cos थीटा, तो W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये भी हम लोग वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वर्क को फाइंड आउट करने के लिए जो है डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है।
जहां पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालते हैं तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का कॉस वैल्यू लेना है, यानी कोसाइन वैल्यू लेना है। अब जो है इस बेसिक के बाद हम लोग आते हैं कि इसी के आधार पे डॉट प्रोडक्ट का दो डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। तो पहला डिफिनीशन जो है डॉट प्रोडक्ट का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। इसके लिए डायग्राम जो हम लोग देखेंगे, यह हमारा वेक्टर ए हो गया, ओ ए मान लो, यह वेक्टर हमारा बी हो गया, ओ बी मान लो, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसी को फिर कैसे लिख सकते हैं, सो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड ले लिए, बी कॉस थीटा को एक साथ कर दिए। तो यहाँ पर पुनः देखिए ओ ए वेक्टर सेम रह गया ए, और यह जो हमारा ओ बी वेक्टर है बी, इसका हम लोग ने कंपोनेंट ले लिया। यह देखिए वेक्टर बी है, इसका कंपोनेंट हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पर, ये सी पॉइंट, यह एंगल थीटा है, तो यह जो डिस्टेंस हो जाएगा यह हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो अगले स्टेप में इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी कॉस थीटा को हम लोग ओसी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। तो ए डॉट बी का ये दूसरा फॉर्मूला आ गया आपका कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट जो पहले वेक्टर पे होगा उसके बराबर होगा। इस कंपोनेंट के लिए हम लोग प्रोजेक्शन वर्ड भी यूज करते हैं फिजिकल एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कंपोनेंट के जगह प्रोजेक्शन बी ऑन ए, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ए बी। अब हम लोग को क्या करना है, इसी तरह दूसरा देखिए, इसको दूसरा लिखने का तरीका और क्या है वो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इस साइड, दूसरा लिखने का तरीका ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा जो बेसिक डिफिनीशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड ले लो और इनटू ए कॉस थीटा। अब इस केस में यहाँ पर देखिए यह हमारा वेक्टर है ओ ए जिसको ए वेक्टर बोलते हैं, और यह हमारा वेक्टर है ओ बी जिसको बी वेक्टर बोलते हैं। दोनों के बीच का एंगल जो है ये थीटा है। अब ए का परपेंडिकुलर डालना है, तो ए से प्रोजेक्शन लेने के लिए ए से परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, वेक्टर बी पे यहाँ पर, तो यह एंगल 90 डिग्री बनेगा, इसको सी मान लो। तो इस केस में यह जो है बी ए है, तो ए कॉस थीटा कहलाएगा या प्रोजेक्शन में। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा चुके हैं आपको, इसलिए यहाँ विशेष तौर पे दर्शाने की जरूरी नहीं है। देखिए थीटा जो है बी के साथ है, तो वेक्टर ए के बी के साथ थीटा है, तो जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है, इसलिए यह ए कॉस थीटा हो गया। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ओ सी। अब सी के जगह पे डी मान लो, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, तो ओ डी। तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ओ डी क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। दूसरा इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी प्रोजेक्शन ऑफ बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब जो है इस दोनों को कंपेयर कीजिए, इस दोनों को कंपेयर कीजिए और देखिए ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड लेंगे तो बी का कंपोनेंट ए पर, बी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए का कंपोनेंट बी पे, यानी जिसका मैग्नीट्यूड लेंगे
जो बच गया दूसरा वेक्टर उसका कंपोनेंट चाहिए किस पे, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिए हैं यानी पहले वाले वेक्टर पे। उसी तरह a डॉट b जो है मॉड a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a है, ये तो कंपोनेंट को प्रोजेक्शन लिखते हैं, तो यही बात जो है यहाँ पर है। अगर मैग्नीट्यूड हमारा a का है तो प्रोजेक्शन b का होगा a पर, अगर मैग्नीट्यूड b का है तो प्रोजेक्शन a का होगा b पर। इस तरह जो है डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब इस पर जो है हम लोग को एक क्वेश्चन छोटा सा बनाना है। The magnitude of two vectors are 3 unit and 4 unit respectively if they are inclined at 60 degree with each other, find their dot product। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो देखिए कोई भी वेक्टर a का मान लीजिए 3 यूनिट, a का मान लेते हैं 3 यूनिट, b जो है वह कितना है 4 यूनिट, दोनों का बीच का एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री। तो a डॉट b आपको निकालना है, सीधे हो गया ab cos थीटा यानी ab cos 60 डिग्री। अब a का वैल्यू डाल दीजिए 3 इंटू 4 cos 60, तो 3 इंटू 4 इंटू cos 60 1/2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 6 यूनिट a डॉट b। अब यहाँ जनरली हम लोग यूनिट लिखे हैं, लेकिन अगर यह हमारा मीटर में होता और यह मीटर में होता तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। यह जिस यूनिट में होगा यह जिस यूनिट में होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ केवल यूनिट है, इसलिए जनरल टर्म में हम लोग यूनिट लिख देते हैं, यूनिट स्क्वायर नहीं लिखते हैं। अदरवाइज आपको जो यूनिट दिया रहेगा वो नोट करना पड़ेगा यहाँ पर। अब हम लोग को जो है इस बेसिक क्वेश्चन के बाद रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स पढ़ना है। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। तो देखिए रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यह हमारा जो है एक्स एक्सिस माने थे हम लोग, इसको हम लोग वाई एक्सिस माने थे और इसको बाहर वाले को जेड एक्सिस माने थे। अब उल्टा भी हम लोग पढ़े थे, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड। तो देखिए एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई के अलोंग जो है जे कैप और जेड के अलोंग जो है वह के कैप। एक्स और वाई के बीच का जो एंगल है यह 90 डिग्री है, एक्स और जेड के बीच का जो एंगल है यह भी 90 डिग्री है और जेड और वाई के बीच का जो एंगल है यह भी हमारा 90 डिग्री है। तो अब हम लोग को निकालना है आई डॉट आई। तो यह देखिए मॉड आई आई के बीच 0 डिग्री, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाए। तो आई डॉट आई 1 हो गया। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं जे डॉट जे मॉड जे जे के बीच भी 0 डिग्री कॉस 0, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। फिर के का निकालिए के डॉट के मॉड के कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब आई डॉट जे, तो मॉड जे
cos 90 डिग्री i और j के बीच, यह हो गया 0, 1 इंटू 1 इंटू 0, j डॉट i mod j mod i cos 90। यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो यह cos माइनस 90 आ जाएगा, तो भी यह cos माइनस 90 भी 0 ही होता है, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। उसी तरह j डॉट k निकालेंगे, mod j mod k cos 90, यह भी 0, k डॉट j निकालेंगे, यह 0, j डॉट k डॉट i निकालेंगे तो यह भी आ जाएगा आपका mod k mod i cos 90, यह भी 0, i डॉट k तो यह भी 0। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि सेम वाले रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि यह 1 होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर सेम यूनिट वेक्टर, यानी कि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और 1 2 3 4 5 6 डिसिमिलर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वैनिश हो जा रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर या सेम, सिमिलर और सेम यूनिट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट, इसको हम लोग दूसरे वर्ड में लिखते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट। सेल्फ का मतलब हुआ i का i के साथ ही, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो हो गया रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का, यह एग्जिस्ट करता है सेल्फ का, ठीक है। और यह जो हो गया हमारा यह डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर, तो यहां लिखेंगे डिसिमिलर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर वैनिसेस, यानी डिसिमिलर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो वैनिश हो जाएगा और सेम का डॉट प्रोडक्ट जो है एग्जिस्ट करेगा। ये 2 बातें हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है हम लोग यूनिट वेक्टर नोटेशन में 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसके लिए देखेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो देखिए वेक्टर ए जो है यह दिया हुआ है AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप। बी जो वेक्टर है यह दिया हुआ है BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZK कैप। हम लोग को A डॉट बी निकालना है। तो देखिए A डॉट बी जब हम लोग निकालेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, AX BX I डॉट I 1 हो जाएगा, फिर AX BY I डॉट J 0 हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ देखिए AX BZ I डॉट K 0 हो गया, प्लस AY BX J डॉट I 0 हो गया, फिर जो है इसका इसके साथ तो AY BY J डॉट J 1 हो गया, प्लस इसका इसके साथ AY BZ J डॉट K 0 हो गया, ठीक है। फिर प्लस AZ BX K डॉट I 0 हो गया, डिफरेंट है डिसिमिलर, प्लस इसका इसके साथ AZ BY
के डॉट जे ए बी डिसिमिलर है 0 और प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के 1। तो फाइनली जो है 6 टर्म हम लोग को 0 हो गए। बचे कितने टर्म? एक टर्म ये 0 हो गया, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, 3 टर्म, यह टर्म बचा 4, यह 5 0 हो गया, 1 2 3 4 0 हो गया, 5 0 हो गया, 6 0 हो गया और ये 7वां टर्म है, मतलब एक टर्म बचा। तो 9 में से 6 टर्म हमारा जो है वो 0 हो जाएंगे डिसिमिलर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट होने के कारण, और 3 टर्म जो है वो सिमिलर यानी कि सेम यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट होने के कारण जो है एग्जिस्ट करेंगे। तो फाइनल आया ए डॉट बी का फॉर्मूला जो है यह आ गया ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड। ये हम लोग को एक याद रखना है। अब कहीं भी कोई दो वेक्टर दे हम लोग जो है डायरेक्ट निकाल लेंगे ए एक्स डी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए दो चीज। पहला हम लोग को देखना है कि इफ वेक्टर ए जो है बी पर परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर देखिए यह वेक्टर ए है ओ ए और यह वेक्टर बी है ओ बी, दोनों के बीच का एंगल यह है 90 डिग्री। तो इस केस में ए डॉट बी कितना होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, अब a डॉट बी का यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए तो यह हो गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तीनों का सम 0 हो गया। इसका मतलब है कि अगर हमारा किसी भी दो वेक्टर के लिए यह कंडीशन और आइदर दिस कंडीशन और दिस कंडीशन सेटिस्फाई होता है, दोनों एक ही कंडीशन है, लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ये यूनिट वेक्टर नोटेशन के टर्म में, मतलब यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंटेशन है या कंपोनेंट के टर्म में बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट से है रिप्रेजेंटेशन। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कह सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे दिस इज द कंडीशन of perpendicularity of two vectors। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का यह कंडीशन है, या हम लोग कह सकते हैं दो वेक्टर के वैनिश हो जाने का, परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है, वैनिश का नहीं कहेंगे, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का यह कंडीशन है, या दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के वैनिश हो जाने का यह कंडीशन है। यानी दिस इज आल्सो नोन एज, इसको एक और हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज कंडीशन फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी वैनिश, टू बी वैनिश, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैनिश होने का यानी गायब हो जाने का यह कंडीशन है। और जब दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट वैनिश हो जाते हैं तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ऐसे वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर हम लोग बोलेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दो नॉर्मल वेक्टर है। आगे चल के इसी के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर का कंसेप्ट जो है यहीं पे आता है। तो ऑर्थोगोनल और साथ साथ रेक्टेंगुलर, जब एक्स वाई जेड हम लोग एक्सिस लेते हैं तो यहाँ एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। आगे चल करके यही कंसेप्ट आपको ब्रोड करके मिलेगा, ऑर्थो नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल वेक्टर, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखना है कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट वैनिश हुआ तो दोनों वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस जो है वह हम लोग को बनाने हैं। पहला क्वेश्चंस जो है वो बनाना है, वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप और B इज इक्वल टू है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। फाइंड आपको निकालना है
फर्स्ट में ए डॉट बी निकालना है, सेकंड में आपको कॉस थीटा निकालना है और थर्ड में कमेंट करना है। अगर कोई कमेंट है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ए डॉट बी हम लोग पहला कैलकुलेट करते हैं, पहला। तो देखिए ए एक्स बी एक्स वाला कंसेप्ट यूज कीजिए, आई का आई के साथ है, यानी 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस -5 इंटू -2। तो यह हो गया 3 6, यह हो गया 15 और यह हो गया 10, तो यह हो गया आपका 25 31। अब कॉस थीटा आपको निकालना है, तो याद कीजिए हम लोग कॉस थीटा निकालने के लिए हम बेसिक थोड़ा सा समझ लीजिए। ए डॉट बी जो है यह हमारा किसके बराबर है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के। तो इससे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी। अब जो है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो यहाँ पर और ए डॉट बी बराबर क्या है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड और डिवाइडेड बाई मॉड ए क्या होता है, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। उसी तरह मॉड बी क्या हो, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। यह वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स बी एक्स तो 31 आया है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर फिर रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये 31 डिवाइडेड बाई यह देखिए 2 का स्क्वायर हो गया रूट ओवर 4 प्लस 9 और प्लस 25। तो 25 और 9 हो गया आपका, एक स्टेप और ले लीजिए, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 25 प्लस 4, यानी सेम है दोनों। तो यहाँ 31 और डिवाइडेड बाई जो है यह हो गया रूट ओवर ये 38 और इंटू 38। तो इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं, कमेंट को बाद में लिख देंगे, 31 बाई 38 कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब जो कमेंट था, तीसरा पार्ट जो था हम लोग का कमेंट का, तो लिख देंगे नो कमेंट, क्योंकि कमेंट में 3 चीज ही हम लोग को देखना होता है। पहला चीज देखिए कमेंट में 3 बातें हम लोग को ध्यान देखना है। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आया तो कमेंट होगा ए पैरेलल वेक्टर बी। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आया तो हम लोग का कमेंट हो जाएगा ए परपेंडिकुलर बी। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री आया तब हमारा कमेंट हो जाएगा ए एंटी पैरेलल बी। बस यही 3 कमेंट हम लोग लेते हैं कमेंट में। अगर इस 3 के अलावा कोई भी दूसरा चीज आ रहा है, यहाँ पर कमेंट में नो हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी दूसरा कंडीशन आ रहा है तो हम लोग उसके लिए कोई कमेंट नहीं देंगे, सीधे लिख देंगे नो कमेंट। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि कॉस थीटा निकालने का ये फॉर्मूला आपको पता हो गया, 2 के परपेंडिकुलरिटी होने का कंडीशन पता हो गया और डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का पता हो गया और कमेंट करने का भी पता हो गया। अब जो है एक दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग इस पे करेंगे, वो क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। तो पहला आप एक क्वेश्चन घर से बना के आइएगा, बेसिक के लिए प्रॉब्लम्स है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप और b इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड आपको पता करना है फर्स्ट में मॉड ऑफ वेक्टर ए, सेकंड में मॉड ऑफ वेक्टर बी, थर्ड में a डॉट बी, फोर्थ में कॉस थीटा, फिफ्थ में साइन थीटा,
सिक्स्थ में कॉमेंट ऑन थीटा, 7 में a प्लस बी, 8 में मॉड ऑफ a प्लस बी, 9 में a माइनस बी, 10 में मॉड ऑफ a माइनस बी, 11 में a प्लस बी डॉट a माइनस बी, a प्लस बी वेक्टर का डॉट a माइनस बी निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और 12 में cos phi where phi is angle between a plus b and a minus b। 7 में sin phi, 14 में कॉमेंट ऑन phi। इतने डाटा जो है आपको बनाना है इस दिए गए क्वेश्चंस के, इतना कंप्लीट करके आइएगा। फिर कल हम लोग इसका प्रॉब्लम टाइप्स करेंगे। एक और प्रॉब्लम टाइप है जिसमें x y z किसी एक का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे दो वेक्टर के परपेंडिकुलरिटी कंडीशन से, और उसके बाद इसका एप्लीकेशंस पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, और उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो है वो आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं या पहले भी पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है।